नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हम निबंध मेरा देश भारत पर थे, जिसमें हमने विविध मुद्दों के बारे में जानकारी ली थी और 2 मुद्दों को हमने सही तरीके से समझा था। आगे के हमारे मुद्दे बाकी है, जिसमें है इतिहास, सभ्यता, महापुरुष, दर्शनीय स्थान, उज्जवल भविष्य। आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर। भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। यह सुसंस्कृत और सभ्य बनने वाला दुनिया का सर्वप्रथम देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। भारत के वेद दुनिया के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। रामायण और महाभारत हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। भारत शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति आदि सभी क्षेत्र में सदैव आगे रहा है। यहाँ के लोग आस्तिक, मेहनती तथा ईमानदार है। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? इतिहास। तो इतिहास में क्या बताया गया है? भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। आर्यों से बना हुआ हमारा यह देश बहुत ही प्राचीन देश है। यह सुसंस्कृत और सभ्य बनने वाला दुनिया का सर्वप्रथम देश है। सुसंस्कृत यानी कि संस्कृति से भरा हुआ, सभ्य यानी कि सभी इंसानों के साथ सभ्यता से व्यवहार करने वाला, अतिथि देवों की भावना रखने वाला, दयालुपन रखने वाला, प्रामाणिकता, ईमानदारी से जीने वाला हमारा देश सभ्य देश माना जाता है, जिसमें हर किस्म के इंसान को, अदना से अदना आदमी को महत्व दिया जाता है और बहुत ही सुसंस्कृत, भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन संस्कृति का पूरा भाव, भारतीय संस्कृति की पूरी गरिमा यहाँ के लोगों में दिखाई देती है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। हमारी जो संस्कृति है बहुत ही पुरानी और प्राचीन और समृद्ध है। क्यों? क्योंकि आर्यों से बना हुआ हमारा यह देश, उनकी जो प्राचीन संस्कृति है, उनकी भेंट हमें विरासत के रूप में मिली है, इसलिए हमारा देश समृद्ध है। तो किस प्रकार? आपने वो पंक्ति सुनी होगी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। यानी कि हमारा देश पहले बहुत ही समृद्ध था। हमारे देश में हर इंसान अपनी खुद की रोजी रोटी कमाता था और मेहनत और संतोष से वह खाता था। घरों में दरवाजे भी नहीं हुआ करते थे, कोई चोर भी नहीं हुआ करता था। इतना हमारा समृद्ध सोने की चिड़िया जैसा हमारा देश था। लेकिन ब्रिटिशरों के द्वारा आक्रमण हुआ और हमारा देश बिल्कुल कंगाल की हालत में, यानी कि कंगाल ना कहे या फिर बिल्कुल हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ढल सी गई, बिल्कुल हम गरीब जैसे हो गए। पहले तो हमारा देश समृद्ध ही था। यहाँ विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोग यहाँ बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों को सही तरीके से और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बांट कर त्योहारों को मनाते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। तो आपको पता है अलग अलग धर्म के लोग हैं, इसलिए अलग अलग भाषाएं होंगी, तो उन भाषाओं को भी यहाँ बोला जाता है। भारत के वेद दुनिया के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। हमारे जो पुराने वेद है, उपनिषद है, ऋग्वेद, सामवेद, तो ये जो हमारे 4 ग्रंथ है, उन 4 ग्रंथों को महत्व दिया जाता है। आदि ग्रंथ माने जाते हैं, यानी कि ये ग्रंथ को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और उन ग्रंथों के आधार पर ही बाहरी देश अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों का जो महत्व है बहुत ही आगे बढ़ जाता है। हमारे वेद, हमारे उपनिषद। रामायण और महाभारत हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। रामायण, महाभारत हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में लिखे गए हैं। रामायण है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा, और महाभारत वेद व्यास के द्वारा। भारत शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में सदैव आगे रहा है। हमारी शिक्षा, जो तक्षशिला में जो हमारी शिक्षा दी जाती थी, नालंदा विद्यापीठ में जो हमारी शिक्षा दी जाती थी, हमारे कला की जो हमारी मूर्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की हमारी कारीगरी है, नक्शी काम है, हमारा जो व्यापार धंधा है, जिस तरीके से पुराने समय में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार हमारे पास जिन्हें अपने मरी मसाला कहिए, तो वो जो मरी मसाले थे वो किस प्रकार से यहाँ से वहाँ भेजे जाते थे और कितनी मांग हुआ करती थी, तो वो व्यापार होता था। साथ ही हमारी संस्कृति आदि सभी क्षेत्र में हम सदैव आगे रहे हैं, यानी कि इन क्षेत्रों की वजह से हमारा देश हमेशा आगे रहा है। यहाँ के लोग आस्तिक, मेहनती तथा ईमानदार है। भारत के लोग कैसे हैं? आस्तिक यानी कि भगवान में विश्वास रखने वाले, मेहनती यानी कि किसान जो खेतों में दिन रात मेहनत करके अनाज पकाता है हमारे लिए, दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए।
तथा ईमानदार भी है हमारा देश। क्या है? ईमानदार होने के साथ साथ कैसा है? वह बिल्कुल प्रामाणिक है, अपने खुद की वह रोजी रोटी अपने खुद के तरीके से वह कमाता है, किसी के ऊपर वह बोझ बनकर नहीं रहता। इस पैराग्राफ में आपको समझ आ गया हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, वेद उपनिषद की बातें की गई है, शिक्षा, कला, व्यापार की बात की गई है। वेद और उपनिषद के साथ साथ हमारा जिस प्रकार व्यापार, हमारी संस्कृति विकसित हुई है, हमारे देश के लोग आस्तिक हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियों में, छोटे छोटे पत्थरों में भी भगवान को ढूंढकर उसमें श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा रखने के साथ अपने आप ही उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, और वो जो हकारात्मक सोच है वो उनके कार्यों को हमेशा परिपूर्ण कर देती है। और वो परिपूर्ण चीजें कहाँ दिखाई देती है? उनकी मेहनत में और उनकी ईमानदारी में। आगे बढ़ते हमारा दूसरा मुद्दा है महापुरुष। मेरा देश राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जन्मभूमि है। इस देश में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तथा अहिल्याबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं हुई है। तो मेरे देश में कौन कौन से महापुरुष हैं? राम है, श्री कृष्ण है, विष्णु के अवतार श्री राम की, जिन्होंने अपनी खुद की मर्यादा स्थापित की, और मर्यादा स्थापित करने के बाद किस प्रकार से उनका साम्राज्य विकसित हुआ। श्री कृष्ण, उन्होंने किस प्रकार अपने लीलाओं के द्वारा किस प्रकार बुरी चीजों को उन्होंने संसार के सामने रखा और संसार के सामने एक नई सीख उन्होंने दी। महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये महात्मा गांधी आदि जो महापुरुष थे, उन्होंने हमारी जन्मभूमि पर हुआ है, इसलिए हमारी जन्मभूमि बहुत ही पावन है। इस देश में सब रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तो कितनी बड़ी वीरांगना थी, अपने बेटे को वह पीठ के पीछे बांधकर वह लड़ाई के मैदान में उतरती थी, तो किस प्रकार वह अपनी पराक्रम गाथा दिखाती थी। तो ऐसी वीर रानी ने हमारे देश में जन्म लिया है, ऐसी वीरांगना ने हमारे देश में जन्म लिया है। तथा अहिल्याबाई होलकर के, जिन्होंने पहली प्राथमिक स्कूल स्थापित की, जहां लड़कियों ने अपनी शिक्षा आरंभ की, तो इनको भी बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि अहिल्याबाई जैसी स्त्री हमारे देश में जिन्होंने जन्म लिया। तो ऐसी अनेक वीरांगनाएं हमारे देश में हुई है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है दर्शनीय स्थान। तो भारत अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, शिल्प की जो मूर्तियां हैं उसके लिए हमारा देश प्रसिद्ध है। अजंता एवं इलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि यहाँ के देखने लायक स्थान है। शिमला, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान तथा उटकमंड आदि यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर आदि यहाँ के औद्योगिक व समृद्ध महानगर है। क्या बताया गया है दर्शनीय स्थान में? कि शिल्पकला के लिए हमारा देश प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्तियां, हमारा जो नक्शी काम है, हमारी जो कारीगरी है वो देश विदेश में जानी जाती है। अजंता एवं इलोरा की गुफाएं जिसमें नक्शी कारीगरी की गई है वो बिल्कुल बेनमून है, बिल्कुल उत्तम कक्षा की है। दक्षिण के जो भव्य मंदिर है उसमें जो कारीगरी की गई है, मीनाक्षी मंदिर हो या फिर दूसरे मंदिर हो, उनकी अपनी खुद की विशेषताएं हैं। ताजमहल है, कुतुब मीनार है आदि यहाँ के देखने लायक स्थान तो है ही, साथ ही शिमला है, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान तथा उटकमंड आदि यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है कि जहाँ लोग गर्मी की छुट्टियों में अपना खुद का दिमाग तरोताजा करने के लिए, प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए वहां जाते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, ये तो आप सबको पता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर आदि यहाँ के औद्योगिक व समृद्ध नगर है, यानी कि हमारा ज्यादातर औद्योगिक एरिया किस शहरों में आता है? तो वो है कोलकाता, मुंबई। ये मेट्रो सिटी है, बिग सिटी है, बड़ी सिटियां हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के औद्योगिक कारखाने आए हैं, जो बहुत ही समृद्ध है, जिसकी वजह से हमारे जो ये शहर है ये महानगर के नाम से जाने जाते हैं हमारे देश में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उज्जवल भविष्य। हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, इसके कारण यह देश पिछड़ गया था। 1947 में आजाद होने के बाद यह लगातार आगे बढ़ रहा है। अब भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। क्या बताया गया है? हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों ने हमारे देश में अपना शासन जमाया। ये आपको पता है कि वो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे देश पर उन्होंने कब्जा किया, और किस प्रकार हमारे देश को वो धीरे धीरे एक जिन्हें अपने उदय कहिए उसी तरीके से हमारे देश को वो खाते गए। इसके कारण यह देश पिछड़ गया, यानी कि पीछे रह गया, क्योंकि हमारे पास जो भी सारे पैसे थे, जो भी सारी सुविधाएं थी, जो भी हमारा समृद्ध, जो भी हमारा ऐश्वर्य था, वो सारी चीजें इन लोगों ने छीन ली, जिसकी वजह से हमारा देश गरीब हो गया, शिक्षा के मायने में भी और दूसरी तरीके से भी। औद्योगिक
क्षेत्र में भी हमारा देश पिछड़ गया। 1947 में आजाद होने के बाद यह लगातार आगे बढ़ रहा है, यानी कि 47 के बाद जिस प्रकार 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद वह आज आगे बढ़ रहा है अपने खुद के कदमों पर। अब भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है, यानी कि परमाणु संपन्न यानी कि हमारे पास ऐसी शक्तियां मौजूद हो गई है कि अगर कोई देश हम पर हमला भी करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके, वैसी परमाणु शक्ति आज हमारे देश के पास मौजूद है। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।